दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई पति के आखिरी एपिसोड में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जो कोई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बाहर सूरज पूरी तरह से निकल चुका था। अरावली के उन पहाड़ियों के नीचे उस ब्लैक होल में ओलिविया और अमेलिया अपने पिंजरों में तड़प कर अब इस बात को समझ चुकी थी कि उन्होंने जिस इंसान की पत्नी को रुलाने की जरूरत की, उसने उनके पूरे एम्पायर को जलाकर राख कर दिया। अरावली के उन खामोश और सर्द पहाड़ियों के बीच कनाडाई माफिया का जो हश्र अभय रायचंद ने किया था, उसकी गूंज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने में सुनाई दी थी, जहां अंडरवर्ल्ड अपनी सांस लेता था। डेंटे और उनके कनाडियन ग्रैंड मास्टर्स के चिथड़े हवा में उड़ चुके थे, लेकिन अभय रायचंद का वो खूनी और प्रलयंकारी तूफान अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। रशियन ब्रातावार के जो कुछ बचे खुचे जनरल्स और अंडर बॉसेज मास्को से इंडिया की तरफ निकले थे, उन्हें लगा था कि अभय रायचंद की मौत का फायदा उठाकर मल्होत्रा इंडस्ट्री की दौलत लूट लेंगे, अलेक्जेंडर सोलोनिक को छुड़ा लेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि एक ऐसे आंधी और मौत की सुरंग में दाखिल हो रहे हैं जिसका कोई निकास नहीं है। सिकंदर और पाशा की लीडरशिप में रायचंद एम्पायर की हंटर टीम ने एक ऐसा खौफनाक और अचूक जाल बिछा दिया था कि रशियन माफिया के उन गुर्गों को इंडिया की जमीन पर कदम रखते ही मौत के अपने आगोश में ले लिया। अभय रायचंद ने साफ हुक्म दिया था कि रशियन ब्रावतवा का कोई भी इंसान, चाहे वो कितने ही बड़ा क्यों न हो, जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। दिल्ली और मुंबई के अलग अलग सीक्रेट लोकेशंस पर उन रशियन जनरल्स को उनकी ही गाड़ियों में भून दिया गया। किसी को स्नाइपर की गोली से अपना निशाना बनाया गया, तो किसी को प्राइवेट जेट के हैकर से रडार के समुद्र में क्रैश करवा दिया गया। सिर्फ 48 घंटों के अंदर अभय रायचंद ने रशियन माफिया के उस बचे हुए पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका। मॉस्को में बैठे उनके आकाओं तक को यह खौफनाक पैगाम पहुंच गया कि अभय रायचंद नाम के उस भारतीय महाकाल की तरफ आंख उठाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी नस्लों का खात्मा है। अब पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड में खामोशी थी। किसी भी सिंडिकेट, किसी भी डॉन या किसी भी माफिया की जरूरत नहीं बची थी कि रायचंद एम्पायर या मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरफ मुड़कर भी देख सके। अभय रायचंद ने अपने परिवार के चारों तरफ एक ऐसा खौफनाक, अभेद्य और खूनी सुरक्षा कवच बना दिया था जिसे तोड़ने की सोचना भी आत्महत्या के बराबर थी। लेकिन अभय रायचंद ने एक वादा खुद से किया। उसने इन लोगों को मौत नहीं दी जिन्होंने सीधे काव्या की आंखों में आंसू दिए। अरावली के उस फार्म हाउस के ठीक नीचे 100 फीट गहरे तालाब पाताल में बने उस अंधेरे, सिलन भरे और बदबूदार ब्लैक होल में मौत से भी बदतर एक नर्क बस चुका था। छत से लटकते उन 5 भारी लोहे के पिंजरों में रशियन भगवान अलेक्जेंडर सोलोनिक, उसकी पत्नी, उसका भाई, कनाडा माफिया की 2 खूंखार विडोज कैद थे। अभय रायचंद ने उन्हें गोलियों से नहीं उड़ाया। वो चाहता था कि उन्हें एक एक सेकंड में खत्म कर सकता था, लेकिन उन्हें जिंदा रखा गया। अभय का हुक्म था कि इन 5 को सिर्फ और सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाए। वो खाना भी कोई शानदार खाना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी में उबली गई नमक की दाल। पानी भी उन्हें दिन में सिर्फ एक गिलास दिया जाता था। ये कोई शारीरिक टॉर्चर नहीं था, बल्कि ये एक भयंकर साइकोलॉजिकल और मानसिक कत्लेआम था। महीनों बीतने लगे। ओलिविया कुपैटो कभी अपने कनाडाई हुस्न और अपने शातिर दिमाग पर गुरूर करती थी। आज वो उस पिंजरे में एक हड्डी के ढांचे में तब्दील हो चुकी थी। उसके वो खूबसूरत बाल सूखे, रूखे, गंदे, उलझे हुए थे। उसकी पसलियां जो अभय ने तोड़ी थी, वो बिना किसी सही इलाज के सही गलत तरीके से जुड़ गई, जिसकी वजह से वो हर सांस के साथ दर्द से करहाती थी। अमेलिया कुपैटो, वो स्नाइपर जो मीलों दूर लोगों के सिर उड़ा देती, आज उसके उस गोली लगे कंधे में कीड़े पड़ने की नौबत आ गई थी। वो भूख और प्यास से तड़पते हुए दिन रात रोती थी। अलेक्जेंडर सोलोनिक, उसका परिवार पहले से अधमरा था। वो सब बस अब इसी इंतजार में थे कि कब उनकी सांसें उनका साथ छोड़ दे। सिकंदर रोज रात को बेसमेंट में जाता और उन पिंजरों के पास खड़ा होकर उनके उस दर्द को देखता। ओलिविया पिंजरे की सलाखों पर अपना सिर मारकर
एक बहुत सूखी और कांपती हुई आवाज में गिड़गिड़ाती थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पानी, पानी, प्लीज, प्लीज थोड़ा पानी दे दो। वो अब काव्या की दोस्त और डेंजरस वीडो नहीं, वो सिर्फ एक जानवर बन चुकी थी, जो अपनी भूख और प्यास के आगे अपनी सारी इंसानियत भूल चुका हो। आगे से सिकंदर ने बस एक ठंडी हंसी हंसकर उसके सामने से वो पानी का भरा गिलास रख देता। सिकंदर की आवाज उस तहखाने में गूंजती, तुम मौत नहीं मिलोगी गांडिया डायनो, छोटी मालकिन ने तुम्हें जिंदा गाड़ा है। तुम लोग काव्या मैडम की हर एक मुस्कान, हर एक सुकून भरे पल की कीमत अपनी इन दर्दनाक सांसों से चुकाओगी। तुम तड़पोगी, तुम कमजोर होगे, लेकिन तुम मरोगी नहीं। ये अभय रायचंद का श्राप है। उनका वो गुरूर, उनकी वो चालें, उनकी वो इंटरनेशनल ताकत, सब कुछ एक कटोरी पानी और सूखी रोटी के आगे घुटने टेक चुकी थी। वो जिंदा थे, लेकिन वो जिंदगी मौत से हजारों गुना ज्यादा खौफनाक और भयानक थी। वहीं पाताल के उस नर्क में बिल्कुल उलट, उधर जमीन के ऊपर रायचंद फार्म हाउस और मल्होत्रा इंडस्ट्री में एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद और एक बहुत ही खूबसूरत बसंत का मौसम छा गया था। दिन, हफ्ते और महीनों पंख लगाकर उड़ने लगे। काव्या की प्रेगनेंसी अब अपने सबसे नाजुक और अहम दौर में प्रवेश कर चुकी थी। डॉक्टर श्रुति ने काव्या को पूरी तरह से कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी। काव्या के शरीर उन पुरानी चोटों और गोलियों के असर से अभी भी थोड़ा कमजोर था, इसलिए अभय कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। काव्या अब अपना पूरा वक्त फार्म हाउस के उस सुरक्षित, आलीशान और सुकून भरे माहौल में गुजारती थी। नीला मल्होत्रा अपनी बेटी की परछाई बनकर रहती थी। काव्या का हर एक खाना, हर एक दवाई, हर एक छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल एक राजकुमारी की तरह रखा जाता था। लेकिन काव्या के इस आराम का मतलब था अभय रायचंद के कंधों पर दुनिया का सबसे भारी बोझ आ जाया। अभय ने सिर्फ रायचंद एम्पायर का अंडरवर्ल्ड और लीगल बिजनेस नहीं, बल्कि मल्होत्रा इंडस्ट्री की भी पूरी कमान अपने हाथों में ले ली थी। वो काव्या को कंपनी के किसी भी स्ट्रेस, किसी भी फाइल या किसी भी राइवल की खबर से बिल्कुल दूर रखता था। अभय का दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। वो काव्या के जागने से पहले अपनी सारी कमांडो ब्रीफिंग खत्म कर लेता। उसके बाद एक आम बड़े प्यार करने वाले पति के रूप में और काव्या का ये नाश्ता लेकर जाता। काव्या ने एक दिन अपने 7वें महीने में अपने बड़े हुए पेट पर हाथ फेरकर अभय की उन लाल आंखों को देखकर पूछा, अभय, तुम थक जाते होगे ना? तभी आगे से अभय ने काव्या के माथे को चूम कर कहा, तुम्हारी इस मुस्कान को देखने के बाद मेरी सारी थकान छूमंतर हो जाती है मेरी जान। वहीं मल्होत्रा इंडस्ट्री के बोर्ड रूम में जहां कभी काव्या बैठती थी, आज वहां अभय रायचंद की वो खौफनाक और कड़क आवाज गूंजती थी। कंपनी के इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर्स और मैनेजर्स अभय के सामने आंख उठाकर बात नहीं कर पाते थे। अभय ने अपनी कंपनी को एक ऐसे लोहे के सांचे में ढाल लिया था, कोई भी कॉरपोरेट दुश्मन मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। वो अमेलिया द्वारा दिए गए उस फर्जी टेंडर और धमाके के बाद मार्केट के सारे बड़े बड़े राइवल्स पहले ही जेल की हवा खा रहे थे। मल्होत्रा इंडस्ट्री अब इंडिया की सबसे बड़ी और अजेय कंपनी बन चुकी थी। अभय दिन भर मीटिंग्स में रहता और करोड़ों की डील साइन करता, अंडरवर्ल्ड के उस हंटर नेटवर्क को कंट्रोल करता, फिर शाम होते ही अपनी वो सारी डॉन वाली शक्ति ऑफिस के बाहर छोड़कर फार्म हाउस में काव्या के पास एक ऐसा पति बनकर लौटता जो अपनी पत्नी के पैरों की मालिश करने से भी नहीं हिचकिचाता था। प्रेगनेंसी के वो 9 महीने किसी भी औरत के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होते हैं। काव्या को कभी आधी रात को आइसक्रीम की क्रेविंग होती, तो कभी उसके मूड स्विंग्स इतने भयंकर होते कि वो बिना बात के रोने लगती। लेकिन अभय रायचंद, जिसने दुनिया के सबसे खूंखार माफियाओं को अपनी उंगलियों पर नचाया था, वो अपने पत्नी के उस मूड स्विंग्स के आगे बहुत ही प्यार से हार मान लेता था। और रात रात भर जागकर काव्या की पीठ सहलाता, उसे मीठी मीठी बातें करता और उसके आने वाले बच्चे की कहानियां बुनता। काव्या ने अक्सर अपने पेट को सहलाकर कहा, अभय, अगर ये लड़की हुई तो बिल्कुल मेरे जैसी होगी। आगे से अभय ने हंसकर जवाब देकर कहा, और लड़का हुआ तो वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा होगा। मुझे अपने जैसा खूंखार नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी परछाई चाहिए काव्या। इस तरह प्यार, उम्मीद, बेइंतहा फिक्र और एक रक्षक के उस खामोश बलिदान के बीच वो 9 महीने का सफर
बड़ी अपनी मंजिल के करीब आ चुका था। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था और अब काव्या की प्रेगनेंसी बिल्कुल आखिरी पन्ने पर आ चुकी थी। डॉक्टर श्रुति ने पहले ही बता दिया कि अब किसी भी वक्त, किसी भी दिन काव्या को लेबर पेन शुरू हो सकता है। अभय ने संजीवनी हॉस्पिटल के पूरे फ्लोर को 1 महीने के लिए पहले ही बुक कर लिया। हॉस्पिटल के बाहर अंदर हंटर टीम के कमांडो सिविल ड्रेस में तैनात कर दिए गए। अभय ने एक एम्बुलेंस और मेडिकल टीम को 24 घंटे फार्म हाउस के बाहर स्टैंड बाय पर रखा गया था। उस दिन मौसम बड़ा ही सुहावना था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू फार्म हाउस के लॉन में महक रही थी। रात के करीब 8 बज गए थे। अभय अपने स्टडी रूम में बैठा मल्होत्रा इंडस्ट्री की एक बहुत ही अहम 5,000 करोड़ की इंटरनेशनल डील के कागजात पढ़ रहा था। वहीं काव्या अपने बेडरूम में नीलम मोम के साथ थी। तभी बेडरूम से एक बहुत ही तेज, अचानक और दर्दनाक चीख पूरे फार्म हाउस में गूंजी। वो काव्या की चीख थी। अभय के हाथ से वो 5,000 करोड़ की फाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके दिल की धड़कन जैसे एक सेकंड में रुक गई। वो बिना कुछ सोचे, बिना समझे अपनी कुर्सी पर एक चीते की तरह उलझा और पागलों की तरह सीढ़ियां फांद कर मास्टर बेडरूम की तरफ भागा। अभय ने दरवाजे को एक ही झटके में खोलकर कहा, काव्या। कमरे के अंदर काव्या बिस्तर पर लेटी थी और वो दर्द से पूरी तरह से तड़प रही थी। उसने अपने पेट को कसकर पकड़ा था और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। नीलम मोम घबराहट में काव्या का हाथ पकड़े हुए थी। नीलम ने कांप कर आवाज में कहा, अभय बेटा जल्दी कर, काव्या को लेबर पेन शुरू हो गया, पानी की थैली टूट गई है। तभी काव्या ने रोते हुए अभय का तरफ बढ़कर कहा, ओ अभय, मुझे दर्द हो रहा है। अंडरवर्ल्ड का वो भगवान जो बड़े बड़े कत्लेआम देखकर भी नहीं घबराता था, आज अपनी पत्नी के इस दर्द को देखकर अपने हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। अभय के चेहरे पर एक ऐसी घबराहट, एक ऐसी खौफ और एक ऐसी तड़प आ गई जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। अभय ने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, मैं आ गया मेरी जान, मैं आ गया, घबराओ मत। अभय ने अपनी एक ऐसी रूह कपा देने वाली पागलों जैसी दहाड़ मारी जिसे पूरा फार्म हाउस को हिलाकर रख दिया। उसने चिल्लाकर कहा, सिकंदर। वहीं सिकंदर कुछ ही सेकंड में दरवाजे पर हाजिर हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, जी छोटे मालिक। आगे से अभय ने कहा, गाड़ी निकालो अभी के अभी, संजीवनी हॉस्पिटल फोन करो और कहो डॉक्टर श्रुति को ओटी में तैयार रखे। अभय ने बिना पल गवाई काव्या को बहुत ही नजाकत लेकिन मजबूती से अपनी बाहों में उठा लिया। काव्या का सिर अभय के सीने पर था और दर्द से लगातार करहा रही थी। काव्या ने अभय के कोट को कसकर मुट्ठी में भींच कर कहा, अभय, मैं मैं मर जाऊंगी, बहुत दर्द है। वहीं अभय की आंखों में अब भी आंसुओं का से वो नम हो रही थी। उसने काव्या को हौसला देकर कहा, चुप रहो काव्या, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो अपनी पत्नी को इस दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। उधर काव्या को बाहों में उठाए हुए पागलों की तरह सीढ़ियां उतरा। पोर्च में सिकंदर ने ओड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अभय ने काव्या को बड़े ही आराम से पिछली सीट पर लेटा दिया। खुद उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। नीलम जी आगे वाली सीट पर बैठ गई, वहीं सिकंदर ड्राइविंग सीट पर बैठा। तभी अभय ने दहाड़ कर कहा, सिकंदर, गाड़ी ऐसे चलाओ कि काव्या को झटका न लगे, लेकिन हम अगले 15 मिनट में हॉस्पिटल में होने चाहिए। सिकंदर ने तुरंत कहा, जो हुक्म मालिक। इसी के साथ ओडी का इंजन एक भयंकर गर्जना के साथ दहाड़ा और गाड़ी फार्म हाउस से बाहर निकलकर दिल्ली की सड़कों पर एक रॉकेट की तरह दौड़ पड़ी। वो 15 मिनट का सफर अभय रायचंद के लिए 15 सदियों के बराबर था। काव्या दर्द से लगातार चीख रही थी और उसकी एक चीख अभय के सीने में किसी खंजर की तरह उतर रही थी। अभय लगातार काव्या के माथे को चूम रहा था, उसके बालों को सहला रहा था और उसे हौसला दे रहा था। तभी अभय ने काव्या के बालों में हाथ फिरा कर कहा, बस थोड़ा सा मेरी जान, हम पहुंचने वाले हैं, प्लीज अपनी सांसों को कंट्रोल करो। अभय रोते हुए काव्या से कह रहा था। काव्या ने दर्द में अपने चरम पर पहुंचकर बड़े ही खौफनाक बात करके कहा, अभय, अगर अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे बच्चे का ख्याल रखना। उसके बात सुनकर आगे से अभय गुस्से और खौफ से चीख पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, शट अप काव्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। गाड़ी के टायरों की चीख के साथ ओडी संजीवनी हॉस्पिटल के मुख्य इमरजेंसी गेट पर आकर रुकी। वहां पूरा हॉस्पिटल स्टाफ, स्ट्रेचर, श्रुति पहले ही मुस्तैद खड़े थे। अभय ने काव्या को खुद अपनी बाहों से उठाकर स्ट्रेचर पर लिटाया। वार्ड बॉयज और नर्सेज स्ट्रेचर लेकर तेजी से लेबर रूम की तरफ दौड़ने लगे।
अभय भी काव्या का हाथ पकड़कर उनके साथ साथ पागलों की तरह दौड़ रहा था। वहीं काव्या रोते हुए अभय का हाथ नहीं छोड़ रही थी। उसने सिसक कर कहा, अभय, मुझे छोड़कर मत जाना। अभय ने बड़े ही प्यार से कहा, मैं यही हूँ काव्या, तुम्हारे बिल्कुल पास। लेकिन जैसे वो लेबर रूम के दरवाजे के पास पहुंचे, डॉक्टर श्रुति ने अभय को रोक दिया। अभय सर, प्लीज बाहर रुकिए, हमें अपना काम करने दीजिए। काव्या मैडम की पल्स बहुत हाई है, हमें तुरंत प्रोसीजर शुरू करना होगा। तभी आगे से अभय ने चिंता भरी आवाज में कहा, डॉक्टर, मेरी काव्या को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे एक भी खरोंच आई तो मैं इस हॉस्पिटल को। अभय का वो डॉन वाला गुस्सा उसके खौफ पर हावी होने लगा था। उसकी बात सुनकर डॉक्टर श्रुति ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सर, आप शांत रहिए। ये कहते वो लेबर रूम के अंदर चली गई। लेबर रूम का दरवाजा भारी अभय के मुंह पर बंद हो गया। उसके साथ ही अभय रायचंद के लिए दुनिया का सबसे खौफनाक और सबसे लंबा, सबसे जानलेवा इंतजार शुरू हो गया था। वहीं लेबर रूम के बाहर का वो लाल बल्ब ऑन हो चुका था। कॉरिडोर में एक अजीब सा दम घोटू सन्नाटा, जिसे सिर्फ लेबर रूम के अंदर से आ रही काव्या की दर्दनाक चीखें तोड़ रही थी। अभय रायचंद वो इंसान जिसने अपने नंगे हाथों से दुश्मन के सीने फाड़े थे, जिसने बंदूकों और बारूद के बीच अपनी जिंदगी गुजारी थी, आज वो उस लेबर रूम के बंद दरवाजे के बाहर एक असहाय और बेसहारा बच्चे की तरह कांप रहा था। वो कॉरिडोर में पागलों की तरह चक्कर काटने लगा। एक चक्कर, दो चक्कर, 10 चक्कर, उसके कदम रुक ही नहीं रहे थे। उसकी सांसें धोखने की तरह चल रही थी। वो बार बार उस दरवाजे के छोटे से कांच के अंदर झांकने की कोशिश करता, लेकिन अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीलम मल्होत्रा एक कुर्सी पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। योगेश रायचंद भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वो खामोशी से दीवार के सहारे खड़े थे। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता और 2 घंटे बीत गए। लेबर रूम का दरवाजा एक बार भी नहीं खुला। अंदर से नर्सेज की भागदौड़ की आवाजें आ रही थी, लेकिन डॉक्टर श्रुति बाहर नहीं आई। अभय की घबराहट अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसके दिमाग में हजारों खौफनाक ख्याल आ रहे थे। को क्या काव्या का वो शरीर पुराना दर्द और पुरानी बुलेट की इंजरी को भूल पाया था, जब वो उस स्ट्रेस की वजह से अंदर से टूट रही थी। अभय ने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को कसकर नोच कर मन ही मन में सोचा, अगर मेरी काव्या को कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया का क्या करूंगा। ये सोचकर वो फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। अंडरवर्ल्ड का भगवान, जो किसी के आगे नहीं झुकता था, उसकी आंखों में आंसू का एक खामोश नदी बह रही थी। वो फर्श पर बैठकर काव्या की जिंदगी की भीख मांग रहा था। सिकंदर, जो कुछ दूरी पर खड़ा था, वो अपने छोटे मालिक के इस हालात को देखकर खुद भी रोने लगा। सिकंदर आगे बढ़ा और उसने अभय के कंधे पर हाथ रखा। सिकंदर ने रूंधे हुए गले से कहा, छोटे मालिक, हौसला रखिए, काव्या मैडम बहुत बहादुर है। उन्होंने मौत को हराया है, वो इस दर्द को भी हरा देंगी। आप कमजोर मत पड़िए। तभी आगे से अभय ने एक बच्चे की तरह रोकर कहा, मुझसे मुझसे उसकी वो चीखें बर्दाश्त नहीं होती सिकंदर। मैं अंदर जाना चाहता हूँ। मैं उसका दर्द बांटना चाहता हूँ। ऐसे ही 2.5 घंटे बीत गए और वो लेबर रूम के अंदर से आती काव्या की चीखें अब धीमी पड़ने लगी थी। अभय का दिल डूबने लगा। उसने मन ही मन में सोचा, चीखें धीमी क्यों हो गई? क्या काव्या बेहोश हो गई? क्या उसकी हिम्मत जवाब दे गई? ये सोचकर अभय झटके से खड़ा हुआ और लेबर रूम का दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तब योगेश रायचंद ने आगे बढ़कर अपने बेटे को कसकर पकड़कर कहा, अभय, रुक जाओ बेटा, डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। तुम अंदर नहीं जाकर सिर्फ परेशानी बढ़ाओगे। ऐसे पूरे 3 घंटे बीत चुके थे और 3 घंटे अभय रायचंद के 3 जन्मों के बराबर थे। उसकी नसें फटने की कगार पर थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और फिर तभी उस खौफनाक और दम घोटू सन्नाटे को चीरते हुए लेबर रूम के अंदर से एक आवाज गूंजी। ये कोई चीख की आवाज नहीं थी। ये मशीन की आवाज नहीं थी। ये एक बच्चे के रोने की वो पहली गगनभेदी और जिंदगी से पूरी भरपूर किलकारी थी। वो बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर का वक्त जैसे एक पल में ठहर गया। अभय रायचंद का वो कांपता हुआ शरीर, उसकी वो उखड़ी हुई सांसें, उसका वो सारा खौफ एक ही सेकंड में जादू की तरह शांत हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभय के मुंह से एक विश्वास और परम आनंद से भरी फुसफुसाहट निकली। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, बच्चा। वहीं नीलम मल्होत्रा रोते हुए अपने पास खड़ी एक लेडी गार्ड के गले लग गई। सिकंदर और पाशा की आंखों से आंसू छलक पड़े।
उन्होंने आसमान की तरफ देखकर खुदा का शुक्रिया किया। कुछ मिनटों बाद लेबर रूम के दरवाजे के ऊपर जल रहा खौफनाक बल्ब बुझ गया। दरवाजे से क्लिक की आवाज आई और भारी दरवाजा खुला। तभी डॉक्टर श्रुति बाहर आई। उनके चेहरे पर एक सर्जिकल मास्क था जिसे उन्होंने नीचे किया। उनके माथे पर पसीना था, वो बड़ी थकी हुई लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में और उनके होठों पर एक ऐसी खूबसूरत, सुकून भरी और विनिंग मुस्कान थी जो दुनिया की सारी खुशियों से बढ़कर थी। अभय पागलों की तरह दौड़कर श्रुति के पास पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कांप कर कहा, डॉक्टर, मेरी काव्या, मेरा बच्चा। अभय के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। तभी डॉक्टर श्रुति ने अभय के उन आंसुओं को बेकरारी से देखा। उन्होंने एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी सांस देकर कहा, मुबारक हो सर। डॉक्टर श्रुति की वो मीठी और चहकती हुई आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। उन्होंने आगे कहा, आपके घर लक्ष्मी आई है। काव्या मैडम ने बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और बिल्कुल स्वस्थ सी बच्चे को जन्म दिया है। उसकी ये बात सुनते ही अभय रायचंद के पैरों तले की जमीन, जो पिछले 3 घंटों से खिसक रही थी, वो बड़ी मजबूत और फूलों की सेज में बदल गई। उसने हकला कर कहा, लड़की, मेरी बेटी। अभय ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। वह वहीं दीवार के सहारे घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ये आंसू नफरत के नहीं थे, दर्द के नहीं थे, और ना ही किसी दुश्मन के खौफ के थे। ये वो आंसू थे जो एक बाप की आंखों से तब निकलते हैं जब वो अपनी पहली बार सुनता है कि उनके घर में एक नन्ही सी जान, एक बेटी ने जन्म लिया है। अंडरवर्ल्ड का वो सबसे खूंखार भगवान, वो महाकाल जो दुनिया की तकदीर पलट देता है, आज अपनी बेटी के जन्म की खबर सुनकर एक फकीर की तरह लग रहा था। अभय ने रोते हुए सिर उठाकर पूछा, और मेरी काव्या? तभी डॉक्टर श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, काव्या मैडम बिल्कुल सुरक्षित हैं सर। वो बहुत बहादुर हैं। उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया। वो अभी थकी हुई हैं, और लेकिन वो आपकी बेटी दोनों बिल्कुल सेफ हैं। नर्सेज बेबी को क्लीन कर रही हैं। आप कुछ मिनटों के अंदर जाकर उनसे मिल सकते हैं। अभय ने खड़े होकर डॉक्टर श्रुति के सामने हाथ जोड़कर कहा, डॉक्टर, आपने आज मुझे मेरी जिंदगी वापस कर दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद सुनकर डॉक्टर ने कहा, यह मेरा काम है सर। उनके जाने के बाद अभय ने मुड़कर सिकंदर को देखा। सिकंदर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अभय के पास आकर कहा, मुबारक हो छोटे मालिक, हमारे घर नन्ही परी आई है। उसकी ये बात सुनकर आगे से अभय ने अपने आंसू पोंछे एक बहुत ही फख्र और प्यार भरी आवाज में कहा, सिकंदर, पूरे शहर में मिठाई बंटवा दो। हमारे हर एक कमांडो, हर एक खबरी, हर एक कर्मचारी के घर आज दिवाली मननी चाहिए। आज रायचंद एम्पायर की असली वारिस इस दुनिया में आ गई है। कुछ ही मिनटों बाद एक नर्स बाहर आई। उसने अभय को अंदर आने का इशारा किया। वहीं अभय के कदम हवा में तैर रहे थे। वो बड़ी ही खामोशी से लेबर रूम के अंदर दाखिल हुआ। कमरे के अंदर सफेद चादरों के बीच काव्या लेटी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो बड़ी थकी हुई थी और पीली लग रही थी, लेकिन उसके होठों पर पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे पवित्र और सबसे मुकम्मल मुस्कान थी। काव्या के बिल्कुल वो सीने से लगी हुई थी। एक बड़ी ही छोटी गुलाबी रंग के तौलिया में लिपटी एक नन्ही सी जान मौजूद थी। अभय चलते हुए काव्या के पास आया। उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ही वो उन नन्ही सी जान को छूने से उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अभय ने फुसफुसाकर कहा, काव्या। तभी काव्या ने अपनी आंखें खोली। अभय को देखकर कहा, देखो अभय, हमारी बेटी, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। ये कहते हुए काव्या की आवाजें बड़ी कमजोर थी, लेकिन उसमें प्यार का एक पूरा समंदर था। अभय ने बहुत ही नजाकत से घुटनों के बल बैठकर उस बच्ची के छोटे छोटे गुलाबी गालों को देखा। बच्ची की आंखें अभी बंद थी। वो अपनी माँ की गर्माहट में बड़े ही सुकून से सांस ले रही थी। अभय ने अपनी एक उंगली उस छोटे बच्चे के हाथ पर रखी। उस नन्ही सी बच्ची ने तुरंत अपनी वो छोटी छोटी उंगलियां अभय की उस बड़ी और सख्त उंगली के चारों तरफ कसकर लपेट ली। वो स्पर्श, वो नन्हा सा स्पर्श, अभय रायचंद के दिल को चीरते हुए उसकी रूह तक उतर गया। अभय के होठों पर एक सिसकी निकल आई। उसके आंसू उस बच्चे के माथे पर गिर पड़े। अभय ने मन ही मन अपनी उस नन्ही सी जान, अपनी पत्नी को देखकर एक खामोश वादा करके कहा, मैं तुम्हारा रक्षक हूं मेरी बच्ची। तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए, तुम्हारी इस खामोश और मासूम दुनिया को बचाने के लिए
तुम्हारे पिता ने बड़ा खून बहाया है, बहुत सारे नर्क देखे हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे इस खूबसूरत आसमान में कभी कोई काला बादल नहीं आने दूंगा। ये राजचंद एम्पायर, ये दुनिया, ये सांसें, सब कुछ सिर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए है। अभय ने आगे बढ़कर काव्या के माथे को चूमा, फिर अपनी उस नन्ही सी जान के गालों को। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हुआ था, वो सारे कत्लेआम, वो सारे माफिया, वो बेसमेंट में सड़ते दुश्मन, सब कुछ इस पल की खुशी के आगे बेमानी हो चुके थे। मल्होत्रा इंडस्ट्री और रायचंद एम्पायर को अब उनकी मंजिल मिल चुकी थी। अभय रायचंद का खूनी सफर, जो काव्या की जान बचाने से शुरू हुआ था, वह बहुत खूबसूरत, सुकून भरी और प्यार से सरोबार नई जिंदगी के रूप में अपनी मुकम्मल परिणति तक पहुंच गया था। एक रक्षक की जंग अब हमेशा के लिए एक पिता के प्यार में बदल चुकी थी। संजीवनी हॉस्पिटल के उस लेबर रूम के बाहर जब उस नन्ही सी जान की पहली किलकारी गूंजी, तो उसने सिर्फ एक नई जिंदगी का ऐलान नहीं किया, बल्कि उसने अभय रायचंद और काव्या की जिंदगी में फैले उस खौफ, दर्द और साजिशों के उस खौफनाक अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए उसको चीर कर रख दिया। बेटे के जन्म के बाद अभय की दुनिया जैसे एक ही धुरी पर आकर ठहर गई। अंडरवर्ल्ड का वो महाकाल, जिसके नाम से बड़े बड़े सिंडिकेट्स कांपते थे, आज वो अपनी इस नन्ही सी फूल जैसी बेटी को अपनी मजबूत और खुरदरी बाहों में थामे हुए एक आम, भावुक और बेइंतहा प्यार करने वाला पिता में बदल चुका था। काव्या की सेहत में भी तेजी से सुधार होने लगा। बेटे के चेहरे की मासूमियत और अभय की उन आंखों में छलकते हुए उस असीम प्रेम ने काव्या के दिमाग में वो सारा तनाव, वो सारी पुरानी कड़वाहटें और वो खौफनाक यादें हमेशा के लिए मिटा दी थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मिराया रखा। मिराया का मतलब भगवान का चमत्कार, और वो सचमुच उन दोनों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब अभय और काव्या अपनी नन्ही मिराया को लेकर वापस अपने अभेद्य फार्म हाउस पहुंचे, तो हवेली का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। फार्म हाउस सभी कमांडोज, हथियारबंद और सिक्योरिटी ब्रीफकेस, जो मौत के साय में घिरा रहता, आज वो रंग बिरंगे गुब्बारे और खिलौने और एक नन्ही बच्चे की किलकारियों से गूंज रहा था। नीलम मल्होत्रा और योगेश रायचंद के लिए तो जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तीर्थ पूरा हो गया था। पूरा घर मिराए के इर्द गिर्द नाचता रहता था, लेकिन इन खुशियों के बीच अभय रायचंद अपने उस रक्षक वाले फर्ज को नहीं भूला था। उसने जाना था कि अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक साफ, महफूज और बेखौफ जिंदगी देनी है, तो उसे अपने अतीत के सारे काले पन्नों को हमेशा के लिए जलाना होगा। पाताल के उस ब्लैक होल में कैद उस रशियन कनाडाई दरिंदियों का अंत वैसे ही हुआ जैसा अभय ने तय किया था। वो अपनी भूख, प्यास और खौफ और उस घोर अंधेरे में घुट घुट कर अपनी मौत को प्यारे हो गए। उनके शरीरों को, उनकी राख को अरावली की उन गुमनाम जंगलों में इस कदर मिटा दिया गया कि दुनिया के इतिहास में उनके नाम का एक कतरा भी बाकी नहीं रहा। अभय ने इसके बाद पूरी हंटर टीम सिकंदर को एक नए मिशन पर लगा दिया, द क्लीन अप। अभय ने अपने सारे अंडरवर्ल्ड के काले धंधे, खून खराबे वाले रास्ते, माफिया नेटवर्क्स को पूरी तरह बंद कर दिया। उसने अपनी उस बेहिसाब दौलत, ताकत का इस्तेमाल करके मल्होत्रा रायचंद ग्रुप को दुनिया के सबसे बड़े पारदर्शी और लीगल बिजनेस एम्पायर में तब्दील कर दिया। अब उनका साम्राज्य बंदूकों की नोक पर नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और दुनिया भर की सरकारों के भरोसे पर चलता था। उसने अपने परिवार के आसपास एक ऐसा कानूनी और आर्थिक सुरक्षा कवच बना दिया जिसे दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सरकार या कोई भी दुश्मन नहीं भेद सकता था। वक्त किसी बहती हुई नदी की तरह खामोशी और खूबसूरती से गुजरने लगा। मीरा अब 4 साल की हो चुकी थी। वो बिल्कुल काव्या की परछाई थी, वो झील जैसी बड़ी बड़ी आंखें, वही मासूमियत और वही चुलबुलापन, लेकिन उसके अंदर वो खौफ, निडर स्वभाव अपने पिता के जैसा था। अभय जो कभी ऑफिस के रात के अंधेरे से लौटता, तो वह शाम होते ही काम छोड़कर अपनी बेटी के साथ फार्म हाउस के लॉन में खेलने के लिए आ जाता। दुनिया का वो सबसे सख्त इंसान अपनी बेटे के लिए कभी घोड़ा बनता तो कभी उसके साथ गुड़ियों के चाय पार्टी में शामिल होता। काव्या बालकनी में खड़ी होकर अपनी जिंदगी के सबसे मुकम्मल और खूबसूरत दौर से गुजर रही थी, और इसी बीच उनके प्यार के इस गुलशन और एक फूल खिलने की खबर आई। काव्या एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार प्रेगनेंसी उसकी पहली प्रेगनेंसी से बिल्कुल अलग थी। इस बार कोई स्ट्रेस नहीं, कोई खौफ नहीं, और कनाडाई डायन आलिया बनकर उसके घर में जहर घोलने के लिए मौजूद नहीं। ना ही कोई समीक्षा कपूर वाला झूठा शक काव्या के दिमाग में था।
इस बार सिर्फ और सिर्फ प्यार, इंतजार और एक बेपनाह सुकून था। अभय ने इस बार काव्या का ख्याल एक महारानी की तरह रखा। वो मिराया को समझाता कि बहुत जल्द उसका एक छोटा भाई और बहन आने वाले हैं, जिसके साथ उसे खेलना है। मिराया भी अपनी छोटी उंगलियों से काव्या के पेट को छूती और अपने उस आने वाले साथी से बातें करती। 9 महीने का वो बड़ा खूबसूरत, खुशगवार और हंसी मजाक से भरा सफर अपनी मंजिल पर पहुंचा। इस बार बिना किसी खौफ के, बिना किसी अफरा तफरी, बिना किसी खतरे के काव्या को बहुत ही सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर श्रुति ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लेबर रूम के बाहर अभय इस बार भी बेचैन था, लेकिन ये बेचैनी मौत के डर की नहीं, बल्कि एक नए जीवन से मिलने की बेकरारी थी। कुछ घंटों बाद लेबर रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर श्रुति ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो सर। काव्या मैडम, इस बार आपके घर एक बहुत ही सेहतमंद, खूबसूरत और गोल मटोल सा बेटा आया है। एक बेटे का जन्म। अभय रायचंद की आंखें खुशी के आंसू छोड़ रही थी। उसने भागकर काव्या को और अपने नवजात बेटे को सीने से लगा लिया। मिराए भी अपने नन्हे भाई को देखकर खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने अपने बेटे का नाम अद्वैत रखा। अद्वैत मतलब जिसका कोई दूसरा न हो। अद्वैत के आने से रायचंद एम्पायर की तस्वीर अब पूरी तरह मुकम्मल हो गई। एक प्यारा सा पति पत्नी का जोड़ा, एक समझदार प्यारी सी बेटी और एक नटखट सा बेटा। अद्वैत के जन्म के बाद वो आने वाले कई साल अभय और काव्या की जिंदगी के सबसे सुनहरे और सबसे कीमती, सबसे यादगार साल बीत गए। काव्या ने अब वापस मल्होत्रा इंडस्ट्री की यह कमान अपने हाथों में ले ली। वो एक बेहतरीन माँ होने के साथ साथ एक तेज तर्रार, सफल बिजनेस वूमेन बन चुकी थी। लेकिन उसने कभी अपने काम और अपने परिवार और अपने बच्चों के ऊपर हावी नहीं होने दिया। वहीं अभय, जिसने अपनी पूरी जिंदगी जंग और खून खराबे में गुजारी, उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। वो बच्चों के स्कूल में फंक्शंस में जाता, उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करता, उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम और संस्कार देने में अपना पूरा वक्त लगाता। जैसे जैसे मिराय अद्वैत बड़े हो रहे थे, अभय और काव्या ने उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ इंसान बनाना सिखाया। उन्होंने कभी अपने बच्चे को अपने बेहिसाब दौलत का घमंड नहीं होने दिया। अभय अपने बेटे अद्वैत और बेटी मिराया को मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग खुद देता था। अभय ने अक्सर लॉन में उन्हें पसीना बहाते हुए सिखाते रहा, ताकत किसी को डराने के लिए नहीं होती मेरे बच्चों। ताकत उन लोगों की हिफाजत करने के लिए होती है जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। और जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बंदूक और मुक्के नहीं, बल्कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा धैर्य होता है। वहीं दूसरी तरफ काव्या उन्हें प्यार, इंसानियत और रिश्तों की कद्र करना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभाना सिखाती थी। काव्या भी उन्हें समझाती हुई कहती थी, रिश्ते कांच के बर्तन की तरह होते हैं बच्चों। अगर उनमें शक या झूठ का एक छोटा भी पत्थर लग जाए तो वो टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलना और अपने आप और कंधों पर अंधों पर विश्वास मत करना। काव्या को अपनी जिंदगी की पुरानी गलतियां याद थी। जब उसने आलिया के उस झूठ पर अपने अभय पर शक किया, वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे कभी जिंदगी में शक नाम के इस जहर का शिकार हों। दिन हफ्तों महीनों में और महीने सालों में तब्दील हो गए। राजन फार्म हाउस ने हर एक वो खुशी अपना परिवार देख सकता था। दिवाली की वो जगमगाती रातें जिसमें पूरा घर दियों से सज रहा था। होली के वो रंग जिसमें अभय सबसे पहले काव्या को रंग लगाता। बच्चों के जन्मदिन की शानदार पार्टियां, गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए स्विट्जरलैंड और इटली का वो खूबसूरत सफर। अभय और काव्या का प्यार इस वक्त साथ साथ और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था, ज्यादा मैच्योरिटी और इबादत में बदलता जा रहा था। वो सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, वो एक दूसरे की रूह बन चुके थे। जब अभय को थकान होती तो काव्या बिना कहे उसके माथे को सहलाने लगती। जब काव्या ऑफिस के काम से परेशान होती तो अभय उसके लिए उसके मनपसंद गोलगप्पे और ब्लैक कॉफी खुद अपने हाथों से बना कर लाता। उन्होंने एक दूसरे की ढाल बनकर हर छोटी बड़ी मुश्किल का सामना किया। करीब 25 साल का एक बहुत लंबा, खूबसूरत और मुकम्मल सफर तय हो चुका था। वक्त ने अपनी छाप अभय और काव्या के चेहरों पर छोड़नी शुरू कर दी। अभय के वो काने घने बाल अब चांदी के तारों के जैसे सफेदी में चमकने लगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मौजूद बेइंतहा मोहब्बत की चमक। वो चमक आज भी वैसी थी जैसे उस दिन थी। अभय ने काव्या को पहली बार मौत के मुंह से निकाला था। उनके बच्चे अब पूरी तरह से बड़े, समझदार और अपनी जिंदगी में कामयाब हो चुके थे। मिराया जो अब 26 साल की एक बड़ी खूबसूरत और तेज तर्रार लड़की बन चुकी थी। उसने लॉ में मास्टर्स किया और अपने मल्होत्रा
रायचंद ग्रुप की ग्लोबल लीगल हेड बन चुकी थी। वो बिल्कुल अपने पिता की तरह निडर थी। कोर्ट रूम में बड़े बड़े वकील और अपने दलीलों को पस्त कर देती थी। मिराया ने अपने ही कॉलेज के एक बहुत सुलझे हुए अच्छे लड़के से शादी कर ली। वो अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। वहीं उनका बेटा अद्वैत, जो अब 23 साल का एक बड़ा हैंडसम, लंबा चौड़ा और समझदार नौजवान था। उसने हार्वर्ड से बिजनेस की पढ़ाई पूरी करने के बाद कंपनी के सीईओ का पद संभाल लिया। अद्वैत के अंदर अभय का लीडरशिप वाला रूप, काव्या का वो ठहराव दोनों मौजूद थे। सिकंदर, जो कभी अभय का सबसे खूंखार कमांडर हुआ करता था, वो भी अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी वफादारी आज भी रायचंद परिवार के साथ थी। सिकंदर अब अद्वैत का चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर था। एक दिन मल्होत्रा चंद इंडस्ट्री के उस विशाल हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ी बोर्ड मीटिंग चल रही थी। अद्वैत अपनी माँ की उस पुरानी कुर्सी पर बैठा था, एक बहुत मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था। मिराया उसके बगल में बैठकर लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी। उसे मीटिंग के रूम के पीछे कांच की दीवार के पार अभय और काव्या खड़े होकर अपने दोनों बच्चों को इस कदर कामयाबी से अपना एम्पायर संभालते हुए देख रहे थे। तभी अभय ने काव्या के कंधे पर हाथ रखा। अभय ने बहुत ही फक्र और सुकून भरी आवाज में कहा, देखो काव्या, हमने जो बीज बोए थे आज वो कितने बड़े और मजबूत पेड़ बन चुके हैं। आज इन्हें हमारी जरूरत नहीं, इन्होंने उड़ना भी सीख लिया। काव्या ने अभय के सीने पर अपना सिर टिका दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। काव्या ने अभय के उन हाथों को, जिन हाथों पर झुर्रियां पड़ी थी, उनको चूम कर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया अभय। अगर तुम उस दिन मेरी जिंदगी में एक रक्षक बनकर नहीं आते, अगर तुमने उस नर्क से मुझे नहीं निकाला होता, तो आज का इस सुकून भरा दिन मैं कभी नहीं देख पाती। तुमने मेरी जिंदगी के हर एक आंसू को अपनी हथेलियों पर रोक लिया अभय। लेकिन वो आज भी काव्या के लिए दुनिया के सबसे मजबूत हाथ थे। तभी आगे से अभय ने काव्या के माथे को चूम कर कहा, मेरी जिंदगी का तो मकसद ही तुम थी काव्या। अब जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो मुझे लगता है कि अब इस कॉरपोरेट दुनिया, इस शहर से, शोर शराबे से हमें छुट्टी ले लेनी चाहिए। उसकी बात सुनकर काव्या ने कहा, तो फिर हम कहाँ चले? अभय ने मुस्कुरा कर कहा, वापस अपने उसी सुकून की तरफ जहां से हमारी इस खूबसूरत दुनिया की शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य, अपने बेहिसाब दौलत और सारी जिम्मेदारियां अद्वैत और मिराया के सुरक्षित हाथों में सौंप दी। बच्चे भी अपने माता पिता के इस फैसले का पूरा सम्मान कर रहे थे। इसके बाद अभय और काव्या शहर के उस पोश इलाके, गगनचुंबी इमारतों को छोड़कर पूरी तरह से अपने अरावली वाले फार्म हाउस में आकर बस गए। वो फार्म हाउस जहाँ की दीवारों में उनकी पहली लड़ाई, उनका वो खौफ, उनके वो आंसू और उनके बच्चों की पहली किलकारियां सुनी थी, आज वो फार्म हाउस उनके उस बुढ़ापे का सबसे खूबसूरत और शांत आशियाना बन चुका था। जिंदगी अब एक बड़ी धीमी, सुरीली और रूहानी धुन की तरह चल रही थी। सुबह उठकर अभय अब किसी मीटिंग के लिए नहीं भागता। वो सुबह जल्दी उठकर काव्या के लिए खुद अपने हाथों से अदरक और इलायची वाली चाय बनाता। दोनों लॉन में बिछी उन आरामदायक कुर्सियों पर बैठकर उगते हुए सूरज को देखते, चाय की चुस्कियों के साथ पुराने दिनों की यादें ताजा करते। दोपहर में काव्या अपने बागान में नए नए फूल और पौधे लगाती। अभय एक माली की तरह काव्या की मदद करता, मिट्टियों में हाथ सनता, और जब काव्या थक जाती तो वह पानी का पाइप खुद पकड़कर पौधों को पानी देता। शाम के वक्त दोनों अक्सर उस पहाड़ी की पगडंडियों पर टहलने के लिए निकल जाते। उम्र बढ़ने के साथ साथ काव्या के घुटनों में हल्का सा दर्द रहने लगा। जब भी चलते चलते काव्या रुक जाती, तो अभय ने तुरंत झुककर अपने उसके पैरों को सहलाता। तभी काव्या अक्सर झेप कर कहती, अभय रहने दो, मैं ठीक हूँ, तुम भी थक जाते हो। लेकिन आगे से अभय अपना वो पुराना और प्यार भरा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाकर कहता, मैं तुम्हारे साथ चलते हुए कभी नहीं थक सकता काव्या। वो काव्या का हाथ अपने हाथ में ले लेता। उसकी उंगलियां काव्या की उन कांपती हुई उंगलियों में इस कदर फंस जाती, जैसे वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। महीनों में एक बार अद्वैत और मिराया अपने अपने परिवार के साथ फार्म हाउस पर मिलने आते। जब वो सूना फार्म हाउस एक बार फिर पोते पोतियों की किलकारियों से गूंज उठता। अभय अपने पोते को कंधे पर पूरा बिठाकर लॉन में घुमाता और काव्या अपनी पोतियों के साथ हाथों में उनकी पसंद का खाना बनाती। वो कुछ दिन उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होते। जब वापस बच्चे अपने शहर की जिंदगी में लौट जाते, तो दोनों बूढ़े परिंदे फिर से अपनी खामोश लेकिन प्यार से भरे आशियाने में एक दूसरे का सहारा बन जाते। उन्हें अब और किसी की जरूरत नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखें देखकर एक दूसरे की जरूरत, उनका दर्द, उनका भूख समझ जाते। जब अभय को रात को खांसी आती, तो काव्या अपनी नींद खराब करके उसके लिए गर्म पानी करती।
दवाइयाँ लेकर आती। जब काव्या को सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती तो अभय उसे अपनी बाहों का सहारा देकर ऊपर ले जाता। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर जरूर कर दिया, लेकिन उनकी रूह, उनका वो अमर प्रेम वक्त के हर गुजरते हुए साल के साथ और भी ज्यादा फौलादी और जवान होता जा रहा था। कई साल और बीत गए। सदियों की एक बड़ी खूबसूरत, सुनहरी और खामोशी शाम थी। सूरज अरावली के उन पहाड़ियों के पीछे छुपने को तैयार हो रहा था। आसमान के अंदर नारंगी, लाल और हल्के बैंगनी रंग का एक ऐसा खूबसूरत कैनवस बिखरा था जो किसी जन्नत का नजारा लग रहा था। फार्म हाउस के उस बड़े से लकड़ी के पोर्च पर दो पुराने रॉकिंग चेयर्स रखी थी। अभय और काव्या उन चेयर्स पर बैठे थे। दोनों ने ठंड से बचने के लिए एक बड़ी सी ऊनी शॉल अपने पैरों तक ओढ़ी हुई थी। अभय का चेहरा अब झुर्रियों से भर चुका था। उसकी वो फौलादी छाती अब उस उम्र के बोझ से थोड़ी झुक गई थी। काव्या के बाल पूरी तरह से सफेद और चुके थे और मोटा सा चश्मा उसने पहना था। लेकिन अभय का वो दायां हाथ आज भी काव्या के बाएं हाथ को एक बड़ी मजबूती, नजाकत और एक अटूट विश्वास के साथ थामे हुए था। उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे से ऐसे गूंथी थी जैसे वो जन्मों जन्मों के लिए एक हो चुकी हो। दोनों खामोशी के उस ढलते हुए सूरज को देख रहे थे। काव्या ने बड़ी ही गहरी, सुकून भरी सांस ली और अभय अपने अपना सिर उसके बूढ़े और उस महफूज कंधे पर टिकाकर काव्या ने कहा, अभय। काव्या की आवाज अब कांपती हुई बड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसमें जो मिठास था वो आज भी वैसा ही 25 साल पहले के जैसा था। आगे से अभय ने बहुत ही प्यार से अपने उस पुराने और रेशमी आवाज में जवाब देकर कहा, हाँ मेरी जान। तभी काव्या ने अपनी आंखें बंद करके कहा, मैं सोच रही थी कि हमने कितना कुछ देखा है ना अपनी जिंदगी में। वो खौफनाक रातें, वो गोलियों की आवाजें, वो साजिशें, वो दर्द, और फिर वो हमारे बच्चों का जन्म, उनकी कामयाबी, ये बुढ़ापा। जिंदगी ने हमें बहुत आजमाया अब है, लेकिन तुम कभी नहीं टूटे। तुमने मुझे कभी टूटने भी नहीं दिया। उसकी यह बात सुनकर अभय के होठों पर एक बहुत ही पाकीजा, सेटिस्फाइड मुस्कान खिल उठी। उसने काव्या के उस कांपते हुए हाथ को अपने होठों के करीब लाकर चूमा। उस ढलते हुए सूरज की तरफ देखकर कहा, इंसान तब टूटता है काव्या, जब उसके पास खोने के लिए कुछ ऐसा न हो जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हो। मेरी जिंदगी, हर सांस, मेरा हर एक कतरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए बना था। तुमने मुझे एक दरिंदे से इंसान बनाया। तुमने मुझे एक परिवार दिया, मुझे एक पिता बनाया। ये सफर मैंने नहीं, तुम्हारे इस बेदाग और पवित्र प्यार ने तय किया है काव्या। उसकी यह बात सुनकर आगे से काव्या ने अपनी आंखें खोली और अपना चेहरा अभय की तरफ घुमाया। उसकी वो धुंधली हो चुकी आंखों में आज भी अभय के लिए वही इबादत, वही सम्मान और वही अमर प्रेम था। काव्या की आवाज भर्रा गई। उसकी आंखों से खुशी का एक आंसू छलक कर उसकी झुर्रियों वाली गाल पर आ गिरा। उसने खुशी से मुस्कुरा कर कहा, अगर मुझे अगले 100 जन्म में भी मिले तो अभय मिले, तो मैं भगवान से यही मांगूंगी, मेरे हर जन्म में मेरी तकदीर में तुम्हारा नाम हो। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। तभी अभय ने अपने दूसरे हाथ से काव्या के उस आंसू को पोंछ कर कहा, और मैं तुम्हारे हर उस जन्म में तुम्हारा रक्षक बनकर तुम्हारे पास आऊंगा मेरी काव्या। ठंडी हवा का एक झोंका उन दोनों के पास से गुजरा। दोनों ने एक बार फिर से अपना ध्यान उस ढलते हुए सूरज की तरफ लगा लिया। उनके पीछे वो फार्म हाउस, जो कभी एक किला हुआ करता था, आज वो एक मंदिर बन चुका था। उनके बच्चे, उनका वो विशाल साम्राज्य, सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित और आबाद था। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक फर्ज, हर एक जिम्मेदारी पूरी तरह से कर ली थी। अब उनके पास सिर्फ एक दूसरे का साथ था, एक ऐसा साथ जिसे ना कोई दुश्मन तोड़ पाया, ना कोई फरेब हिला पाया, और ना ही वक्त की आंधी उन्हें मिटा पाई। अभय ने अपनी काव्या का हाथ पर और भी ज्यादा मजबूती कर ली। काव्या ने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। वो अभय के कंधे को लगकर उस शांत खामोशी में डूब गई। खूब साजिश, खौफ और आंसुओं से शुरू हुई रक्षक की एक खौफनाक कहानी अब अपनी जिंदगी के सबसे मुकम्मल, सबसे पवित्र, सबसे खूबसूरत अंजाम पर पहुंच चुकी थी। ये एक ऐसा अंजाम जहां कोई न मौत का डर और ना ही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक अनंत अमर रूहानी प्रेम की वो खामोश और ठहरी हुई शाम थी, जो दुनिया को पैगाम दे रही थी, अगर प्यार सच्चा हो तो वो मौत को भी हराकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। यही उन दोनों की कहानी की सबसे मुकम्मल, खूबसूरत और परिणीति थी। एक ऐसा प्यार जो अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की हिफाजत और इबादत में गुजरा था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी सीक्रेट घर जमाई पति पूरी कैसी लगी? आज
जितने भी लोगों ने ये कहानी सुनी है, सब लोग एक एक कमेंट करके तो जरूर बताएंगे कि कहानी कैसी लगी है। दोस्तों, हमारी जो कहानी अब सुबह आती थी, इंस्टा मल्टी मिलेनियर वेटर, वो आज शाम को आएगी और शाम से ही हम उसको शुरू करेंगे। एक और नई कहानी हम सुबह के तक शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें।